गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बाइट कक्षा में। और जैसा कि पता है बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है यूनिट चल रही है, धीरे धीरे अपन उसको कर रहे हैं जिससे समय मिल रहा है अपन को। ठीक है, तो पादप कार्य की प्रथम के अंदर अपन जो पादप चल में अध्याय 5 चल रहे हैं अभी। और इसके अंदर आपको पता होगा तो इससे पिछली वाली कक्षा के अंदर बच्चों अपन ने जो बात करी थी वो बात करी थी अपन ने, आपको पता है मैंने सलत कोशिका और स्पीत कोशिका के लिए ओपी टीपी और डीपीडी में अंतर संबंध बताए थे, मतलब आपस में संबंध क्या है और कोशिका के आयतन पर उनका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो आयतन से उनका क्या संबंध होता है वो भी अपन ने, और जो प्रयोज कक्षा थी इससे जो पहले वाली कक्षा थी उसमें अंदर अपन ने डिस्कस किया था। आज की कक्षा के अंदर जो बच्चों बात करें अपन, तो आज की कक्षा में बात करेंगे अपन जो जल विभव की जो अवधारणा है उसकी बात करेंगे। आज बात करेंगे जल विभव अवधारणा। ठीक है, आज बात करते हैं जल विभव अवधारणा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है जो अपन अगली की कक्षा के आगे की जो कक्षा में उसके अंदर पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। इसमें से कैसे बनता है वो अगली कक्षा में आज डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा। तो जल विभव की अवधारणा और हाइपोथेसिस ऑफ इंग्लिश में बोलते वाटर पोटेंशियल। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल, इसकी बात करते हैं अपन। हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो बच्चों सबसे पहले ये अवधारणा किसने थी उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर.के. स्लेटियर तथा एस.ए. टाइलर। ठीक है, आर.के. स्लेटियर तथा एस.ए. टाइलर ने 1960 में प्रस्तुत की थी। क्या की थी? तो जल अवधारणा की बात करें, जल विभव की अवधारणा की बात करें, जल विभव हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल की बात करें, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल ये किसने प्रस्तुत की? सबसे पहले आर.के. स्लेटियर तथा एस.ए. टाइलर ने प्रस्तुत की थी। एस.ए. टाइलर ने प्रस्तुत की थी। सबसे पहले वैज्ञानिक को नाम आ सकता है, 1 नंबर का आपको पूछ सकते हैं भाई ये अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी कि आर.के. स्लेटियर तथा एस.ए. टाइलर ने 1960 के अंदर ये जो अवधारणा थी ये प्रस्तुत की थी। तो अपन जो बच्चों थर्मोडायनामिक या उष्मा गति की बात करें, ध्यान देना, उष्मा गतिकी या थर्मोडायनामिक्स की बात करें, थर्मोडायनामिक्स के नियम की बात करें ना, उष्मा गति के नियम की बात करें, तो क्या होता है प्रत्येक जो तंत्र होता है, प्रत्येक तंत्र कोई सा तंत्र ले लो, प्रत्येक तंत्र में उसका प्रत्येक घटक, उसके प्रत्येक घटक में क्या होती है? मुक्त ऊर्जा होती है। क्या होती है? फ्री एनर्जी होती है। मैं क्या बात बता रहा हूं आपको? मैं बता रहा हूं भाई वो तंत्र है, तो बताऊंगा तंत्र क्या होता है। तंत्र है कोई भी मतलब सिस्टम है, तंत्र है तो उसके घटक होता है। जैसे पानी है तो पानी के अणु है, पानी एक तंत्र है, पानी के अणु क्या है? उसकी घटक है। ठीक है, तो जैसे क्या कोई तंत्र है तो तंत्र है, तंत्र के प्रत्येक घटक होता है, उसकी क्या होती है? उसमें प्रत्येक घटक की मुक्त ऊर्जा होती है, और मुक्त ऊर्जा क्या करती है? उसको कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। उस मुक्त ऊर्जा की वजह से क्या होता है? कार्य करते हैं, ये करता है, जो सिस्टम होता है वो कार्य करता है। मैंने क्या बताया कि प्रत्येक तंत्र की अपन उष्मा गतिकी नियम के अनुसार बात करें, उष्मा गतिकी या थर्मोडायनामिक्स की बात करें, तो थर्मोडायनामिक्स के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक तंत्र के अंदर जो घटक होते हैं, घटक के अंदर मुक्त ऊर्जा होती है, वही उसके कार्य करने की क्षमता होती है, या वही कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों अपन बात करें, प्राशन की बात करें,
प्राशन के अंदर क्या होता है, प्राशन के अंदर क्या होता है, जल मान लो या विलायक के अणु जो होते हैं अंदर तथा बाहर झिल्ली के गति करते हैं। देखो क्या लाइन लिखी है मैंने, प्राशन की बात करते हैं। प्राशन अपन जानते हैं प्राशन क्या होता है, तो प्राशन के अंदर क्या होता है, जल मान लो या विलायक है, मान लो विलायक अणु अंदर जाते हैं या तो बाहर आते हैं, ठीक है, या तो अंतःप्राशन होता है या बाह्य प्राशन होता है। तो झिल्ली के या तो अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं। अपन प्राशन की बात करें तो प्राशन की बात करें, प्राशन के अंदर क्या होता है, जल के अणु या मान लो विलायक के अणु है वो क्या होते हैं, झिल्ली के अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। और ये बाहर और जल अंदर आने की जो क्षमता होती है कौन प्रदान करता है, उनकी जो अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है ना, उसके लिए क्या आवश्यकता है, इस कार्य के लिए अंदर और बाहर जाने के लिए होती है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आपको पता ही है अणु के अंदर मुक्त ऊर्जा होती है। मुक्त ऊर्जा का मतलब बच्चों समझो, देखो ये है एक पात्र है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, तो ये जल का अणु है, तो इसमें क्या होता है, ये गति करने की क्षमता होती है इसमें, ये इस प्रकार से मुक्त ऊर्जा ये है ना, जल का अणु है, ये मुक्त रूप से मतलब गति करता रहता है, ये इसमें ऊर्जा होती है, फ्री रूप से गति कर सकता है, ठीक है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि प्राशन के अंदर बात करें तो प्राशन के अंदर क्या होता है, प्राशन के अंदर क्या होता है, जो जल है, जल के अणु है, विलायक के अणु है, वो झिल्ली के एक पार से दूसरी पार या अंदर से बाहर की तरफ गति करते हैं। तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से होगी, जो उस तंत्र के जो अणु है उनके मुक्त ऊर्जा होगी, उसी ऊर्जा के माध्यम से वो गति करते हैं, ठीक है। अब बच्चों आगे की बात करें, जब आगे की बात करते हैं अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो बताने जा रहा हूँ वो जल विभव क्या होता है। जल विभव या वाटर पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है, होता क्या है ध्यान दो। मान लो ये एक पात्र है, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, शुद्ध पानी भर दिया, जल भर दिया, प्योर वाटर भर दिया। इसके अंदर मैंने किस कोशिका को रख दिया, मान लो शुद्ध जल के अंदर अपन कोशिका को रखते हैं, तो ये कोशिका को रखती है, ये क्या है, कोशिका है। तो कोशिका जल, ये शुद्ध जल है, जल के अणु इसमें भी है, जल के अणु इसमें भी है। भाई कोशिका है तो कोशिका का जो विलयन होगा, जो उसका कोशिका द्रव्य होगा, उसके अंदर पानी तो होता ही है, ठीक है, होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि शुद्ध जल के अणु इधर भी है, इधर भी है। तो मैं देखो बात ध्यान देना, अंतर देना कि जब अपन किसी कोशिका को शुद्ध जल के अंदर रखते हैं तो शुद्ध जल के अंदर अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के अंदर अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा कोशिका रस में उपस्थित जल के मुक्त अणुओं की, जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। वापस सुनना, ध्यान सुनना, जब किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखते हैं तो उस शुद्ध जल में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा कोशिका रस में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को ही क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध जल है, तो इसका मैं पहले आप बता दूं, आगे आएगी बात, लेकिन पहले बता दो यहाँ पर क्या होगा, जल विभव अधिक होगा। और यहाँ पर क्या है, शुद्ध जल तो है नहीं, ये कोशिका रस है, कोशिका रस में विलय भी मिला रहेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये गाढ़ा होता है, इसलिए इसमें जो इसका जो जल विभव होता है कम होता है। तो इसका जल विभव अधिक है, इसका कम है, तो इनके जो अंतर है दोनों का, इसी को क्या बोलते हैं, जल विभव बोलते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों, जल विभव की परिभाषा बोल दी। मैंने कहा है कि जब किसी कोशिका को कहाँ रखते हैं, शुद्ध जल में रखते हैं, तो शुद्ध जल
के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा कोशिका रस में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को ही जल विभव कहते हैं। और ग्रीक भाषा के अंदर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? PSI, साई बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट है, इकाई जो है इसकी जल विभव की जो इकाई है वो क्या है? बार है या वायुमंडल है? जल विभव की इकाई क्या है बच्चों? बार या वायुमंडल है। जल विभव की इकाई क्या है? या तो बार है, बार बोलते हैं इसको इकाई को, या इसको वायुमंडल से नापा जाता है। ठीक है, बार में नापा जाता है, वायुमंडल में नापा जाता है। इस प्रकार से ये हो गई जल विभव की परिभाषा। अब देखो अगली बात में बात करते हैं कि जो जल विभव होता है उसका निरपेक्ष मान होता है, वो उसका निर्धारण करना असंभव है। निरपेक्ष मतलब एग्जैक्ट कितनी है इसकी वैल्यू जल विभव की। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। असंभव है, लेकिन शुद्ध जल का जल विभव शून्य तथा अधिकतम होता है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि जल विभव के निरपेक्ष मान की गणना असंभव है। मतलब एग्जैक्टली एब्सोल्यूट कितना है, एग्जैक्टली अपन नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन ये माना जाता है कि शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम और शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जल विभव 0 अधिकतम है, तो इसके अलावा किसी का होगा तो वो क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि सबसे अधिकतम क्या होता है? 0 होता है। अब किसी दूसरे की बात, दूसरे तंत्र की बात करें तो वो क्या होगा? माइनस में आएगा, पहली बात। ठीक है, क्योंकि अधिकतम ही 0 है, जल का 0 है, और 0 से अब नेक्स्ट बात करेंगे तो क्या होगा? वो माइनस में आएगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जल विभव का निरपेक्ष मान की गणना असंभव है, लेकिन शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है। जल विभव अधिकतम शुद्ध जल का क्यों होता है बच्चों? देखो शुद्ध जल का एक देसी एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। ये शुद्ध जल है, ठीक है। अभी इसके अणु आराम से गति कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है इसमें। जैसे एक कक्षा है और कक्षा के अंदर मान लो एक बच्चा है, ठीक है, तो आराम से फिर सकता है, घूम सकता है, इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। जैसे तरीके से बता रहा हूँ। तो इसके जल के अणु क्या हो? अभी ये जल के अणु है, ये इधर मूवमेंट कर सकता है, इधर मूवमेंट, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, क्योंकि इसको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से कक्षा के अंदर मान लो 50 बच्चे बिठा दिए जाए तो उसकी मूवमेंट होगी, कभी उससे टकराएगा, अभी उससे टकराएगा, उसे साइड लेगा, उधर जाएगा, तो क्या होगा? उसके जो मूवमेंट है, मतलब मुक्त ऊर्जा का मतलब या जल विभव का मतलब है उसे गति करने की क्षमता, पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब मान लो अपन यहाँ पर विलेय के अणु डाल देते हैं। ये विलेय के अणु डाल दिए अपन ने, ठीक है, ये क्या डाल दिए? विलेय। तो विलेय के अणु डालने से क्या हो जाएगी? इनकी जो मुक्त ऊर्जा थी उसमें कमी आएगी। ये जो है ना, ये जो जल का अणु था, ये जल का अणु है, अब इससे टकराएगा इधर ना, इधर जाएगा तो इधर, इससे टकराएगा इधर, इससे मतलब ये फ्रीली मूवमेंट या स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाएगा। तो इसकी जो पहले ऊर्जा थी, मुक्त ऊर्जा, आराम से घूम सकता, फ्री एनर्जी, और अब क्या हो गया? इसके मुक्त ऊर्जा में कमी आ गई। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि जब शुद्ध जल के अंदर विलेय मिलाया जाता है तो उसकी मुक्त ऊर्जा के अंदर कमी आती है। मतलब क्या होता है? जब विलेन जो होता है उसकी मुक्त ऊर्जा शुद्ध जल की तुलना में कम होती है, क्योंकि विलेन बन गया। क्या जल क्या था? विलायक, विलेय डाल दिया, विलेन बन गया, तो इसकी जो मुक्त ऊर्जा पहले में क्या शुद्ध जल की अधिकतम थी, और अभी विलेय मिलाया थे, इसमें अंदर विलेय के अणु मिलाए तो क्या होगी? इसकी मुक्त ऊर्जा कम होगी। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि शुद्ध जो जल है उसकी तुलना में विलेन की जो मुक्त ऊर्जा होती है वो कम होती है। तो एक बात यहाँ पर और बच्चों याद रखना, ठीक है, एक बात और बच्चों याद रखो, क्या बताने जा रहा हूँ कि अपन को ये भी पता है कि प्राशन दाब जो होता है वो विलेय के अणु बढ़ते हैं, अणु की संख्या के समानुपाती होता है। ऐसे विलेय के अणु की संख्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्राशन दाब बढ़ेगा, कम होगा। विलेय के अणु बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? प्राशन दाब क्या बढ़ेगा? प्रासरण
दाब क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, विलेय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो प्राशन दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि प्राशन दाब तो क्या होता है, अपन पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं कि प्राशन दाब जो होता है विलेय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है, विलेय के अणुओं की संख्या के समान। जितने विलेय के अणु ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा प्राशन दाब होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँ, प्राशन दाब बढ़ेगा, ठीक है, प्राशन दाब बढ़ेगा। अब देखो, शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम और शून्य होता है। मैं कह रहा हूँ विलेय मिलाने पर क्या होता है, प्राशन दाब जो जल विभव होता है कम होता है और प्राशन दाब बढ़ता है, क्योंकि जल के अंदर, शुद्ध जल के अंदर विलेय के अणु बढ़ा रहे हैं तो प्राशन दाब तो बढ़ रहा है, ऑस्मेटिक प्रेशर तो बढ़ रहा है। लेकिन जल, मैं क्या कह रहा था, शुद्ध जल का अधिकतम होता है, इसमें विलेय मिलाते हैं तो जल विभव कम होता है। जल विभव क्या हो रहा है, तो जल विभव कम होता है किस कंडीशन में, जब प्राशन दाब बढ़ता है। जब भी प्राशन दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, जल विभव कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जो प्राशन दाब है वो जल विभव के कम होने का सूचक है। यही बात होती है, क्योंकि प्राशन दाब तो बढ़ रहा है, जल विभव कम हो रहा है। तो यही तो कह रहा हूं मैं, इसके प्राशन दाब जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो जल विभव के कम होने का सूचक है। ठीक है, हो गया। तो इसको अपन उष्मागति के नियम के अनुसार बात करें तो जो प्राशन दाब की वजह से, प्राशन दाब की जल विभव में जो कमी हो रही है, तो यहाँ पर अपन इस जो प्राशन दाब को अपन थर्मोडायनामिक में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे प्राशन विभव बोलेंगे यहाँ पर, है ना। क्योंकि जिसकी वजह से कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राशन विभव बोलेंगे या ऑस्मेटिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या साइन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन एस से क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन बनता है, जब अपन विलेय मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एक विलेन बन जाता है, विलेन को सॉल्यूशन बोलते हैं, साइन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ बच्चों, कि जो प्राशन दाब और प्राशन विभव का मान समान होता है, मतलब एक होता है ना, एक होती है। मतलब क्या होती है, अपन बात करें इनकी जो वैल्यू होती है वो एक होती है, मतलब समान होती है, इनका मान बिल्कुल समान होता है। अंतर इतना है बच्चों कि जो प्राशन दाब होता है वो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और प्राशन विभव जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, ऋणात्मक होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्राशन जो विभव है, ठीक है, ये तो क्या कर रहा है, प्राशन दाब तो क्या अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है। लेकिन अपन जब विभव की बात करते हैं तो ये विभव, प्राशन जो विभव है ये क्या करता है, जल विभव को कम करता है। तो इसलिए अपन किससे, नेगेटिव साइन से शो करते हैं इसको। ठीक है, इसलिए इसको किससे शो करते हैं, अपन नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव होता है ना। प्राशन विभव क्या होता है, जल विभव को कम करता है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, इसको थर्म है तो प्राशन दाब ही, लेकिन अपन जब उष्मागति की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिकली बात करते हैं, इसको प्राशन विभव कहा जाएगा यहाँ पर। और प्राशन विभव और प्राशन दाब का मान बिल्कुल समान है, लेकिन अंतर इतना है कि प्राशन दाब जो होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और प्राशन जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेगेटिव क्यों होता है, नेगेटिव इसलिए होता है कि प्राशन विभव की वजह से क्या होता है, जो जल विभव होता है वो कम होता है, तो कम होता है इसको अपन नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया बच्चों इसमें ये। अब देखो आगे अपन बात करते हैं एक प्राशन तंत्र की परिकल्पना करते हैं। इसमें क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ थैला लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ थैला लेते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ थैला है। इसके अंदर अपन ने क्या भर्ती है, सांद्र विलेन भर्ती है, बोले तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर्ती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर्ती है, सांद्र विलेन भर्ती है। ठीक है, अति प्रासरी विलेन भर्ती है, ये और लिख सकते हैं। अति प्रासरी विलेन भर्ती है इसके अंदर, ये अति प्रासरी विलेन भर्ती है। ठीक है, अब इसको, इस जो थैला है, ये जो थैला है, बैग है, इसको अपन किस में डालेंगे, ठीक है, इसको अपन एक अल्प प्रासरी, ये थैला
किस में डाल दिया, अल्प सरासरी विलयन में डाल दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। क्या कंडीशन होगी बच्चों, देखो ये तो है जो थैला है, थैले के अंदर चीनी का जो घोल है वो क्या है, अति प्रासनी, मतलब उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने जो अल्परासनी विलय डाल दिया है, ठीक है, ये है अल्परासनी विलय जो बाहर है, ठीक है, ये कौन सा आ गया, अल्परासनी विलय लोगे तो बाहर है ये ठीक है, अल्प हाइपोटोनिक सोर्स। अब क्या होगा बच्चों, क्यों अपन ओस्मोसिस की बात करें, प्राशन की बात करें, जल क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा, जल अंदर प्रवेश करेगा, जिससे क्या हो जाएगी, ये जो इसकी झिल्ली अटपार में झिल्ली स्फीत हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है, थैला फूल जाएगा, फूलेगा, क्यों फूलेगा, क्योंकि इसके अंदर जल प्रवेश कर रहा है, इसका आयतन बढ़ रहा है अंदर से, तो इसके ऊपर क्या होगा, बाहर की तरफ एक दाब लगेगा, ठीक है, रेड पेन से दिखा देता हूँ, बाहर की तरफ दाब लगेगा, उसको बच्चों आप जानते हो क्या बोलते हैं, उस दाब को, झिल्ली के ऊपर जो दाब लगता है इसके आयतन की वजह से, झिल्ली के ऊपर एक दाब लगेगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे स्पीत दाब, उसको क्या बोलेंगे, स्पीत दाब, या ट्रिगर प्रेशर, या टीपी बोल दिया, हो गया। तो स्पीत दाब की वजह से जो दाब उत्पन्न होता है उसको ऊष्मागति के अनुसार क्या बोलते हैं, दाब विभव बोलते हैं, ठीक है, स्पीत दाब की वजह से जो दाब उत्पन्न हुआ है उसको ऊष्मागति की बात करें, उसको दाब विभव बोलते हैं, है ना, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, उसको प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं, उसको क्या बोला, प्रेशर पोटेंशियल। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो धनात्मक होता है, इसका मान क्या होता है, साई पी, या प्रेशर पोटेंशियल का जो मान की बात करें, साई पी और प्रेशर पोटेंशियल का जो मान होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक क्यों होता है, क्योंकि बच्चों देखो पानी प्रवेश कर रहा है, पानी प्रवेश कर रहा है अंदर, पानी क्या कर रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, और पानी प्रवेश कर रहा है तो इसका तनुकरण कर रहा है, तनुकरण करना मतलब पहले घटा था, ठीक है, घटा था, और अब इसका तनुकरण कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ शुद्ध जल का जो जल विभव अधिक होता है तो इसमें जल की मात्रा बढ़ रही है, तो जल की मात्रा बढ़ी तो मान लो पहले को जल विभव था उससे तो क्या होगा, अधिक ही होगा ना, तो ये क्या जल विभव को बढ़ाने का द्योतक है ना। प्रेशर पोटेंशियल है, दाब विभव है, ये क्या होता है, जल विभव को बढ़ाने का द्योतक है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि बच्चों अपन इसमें एक रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं तीनों के अंदर, कि जल विभव और प्राशन विभव और आपके दाब विभव में क्या संबंध है। लेकिन उससे पहले एक जो इसकी जो झिल्ली होती है बच्चों, इसकी जो अधात्री होती है, कोशिका की जो अधात्री होती है उसकी वजह से भी एक दाब उत्पन्न होता है ना, उसको अधात्री मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स की वजह से जो दाब उत्पन्न होता है, दाब विभव, जो मैट्रिक्स की वजह से जो विभव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स विभव बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स विभव बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्यों, ये जो बाहर अधात्री होती है कुछ जल को अवशोषित कर लेती है ना, अधात्री होती है, जो मैट्रिक्स होती है वो भी जल को कुछ को अवशोषित कर लेती है, तो अधात्री की वजह से दाब उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स विभव बोलते हैं, इसको साई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और साई एम होता है, ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, जल विभव को कम करने का द्योतक है, क्योंकि ये खुद अवशोषित कर लेती है, मैट्रिक्स अधात्री होती है, जल को खुद अवशोषित कर अंदर नहीं जाने देती, अंदर नहीं जाने तनुकरण नहीं होगा, तनुकरण नहीं होगा जल विभव बढ़ेगा नहीं, तो ये भी क्या होती है, ऋणात्मक होता है इसका मान भी, साइन मैट्रिक्स का। और ये भी क्या होती है, कम करने की द्योतक है जल विभव को, बढ़ाने का द्योतक तो धनात्मक, तो एक ही है साइन पी। तो तीनों के अंदर बच्चों रिलेशन की बात करते हैं अपन। अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों जल विभव, जिसको वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, साइन डब्ल्यू, प्राशन विभव जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइन एस। तीसरा आता है आपके दाब विभव जिसको क्या बोलते हैं, साइन पी। और मैट्रिक्स विभव, ठीक है, उसको बोलते हैं साइन एम। तो इनमें संबंध क्या है, तो जल विभव की बात करें तो इस प्रकार संबंध होता है ना, साइन एस प्लस साइन पी, साइन एम प्लस साइन एस प्लस साइन पी, ये इनके अंदर तीनों के अंदर चारों के अंदर इस प्रकार से संबंध होता है।
ना, जल विभव की बात है, इस प्रकार संबंध होता है। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये जो ये है साइन एम है, मैट्रिक्स विभव, ये क्या होता है, मर्दा में तो इसका महत्व होता है ना, मर्दा प्राशन की बात उसमें महत्व होता है, कोशिकीय प्राशन में इसका महत्व नहीं होता है। तो कोशिकीय प्राशन की बात करें तो कोशिकीय प्राशन में जो संबंध आ जाएगा वो आ जाएगा साइन डब्ल्यू बराबर साइन एस प्लस साइन पी। तो ये जो संबंध आ जाएगा ये कोशिकीय प्राशन में आ जाएगा, क्योंकि कोशिकीय प्राशन में जो मैट्रिक्स विभव होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मैट्रिक्स जो विभव होता है ये महत्वहीन होता है। इसलिए जो संबंध आएगा वो क्या आ जाएगा, जो संबंध आ जाएगा साइन जल विभव का जो मान आ जाएगा वो इस प्रकार से आपके आ जाएगा। ठीक है, जल विभव का मान क्या आ जाएगा, साइन एस प्लस साइन पी। ठीक है, ये तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया है, एग्जाम में ऐसे कैसे 1 या 2 नंबर का पूछा था जल विभव के बारे में। एक छोटा सा नोट आ जाता है ना, नोट आ जाता है, तो इसमें जल विभव की परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछ जाती है, इसमें एक न्यूमेरिकल बनता है जो आगे की कक्षा में अपन डिस्कस करेंगे। आज की कक्षा में इतना बहुत, धन्यवाद।